नमस्कार दोस्तों। अघोरी दोस्तों, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जटाएं बहुत लंबी होती हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पे बहुत कम कपड़े होते हैं और वो ज़्यादातर शमशान घाट के आसपास पाया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रियाएं, जिसकी साधनाएं इतनी डरावनी होती है जिसे एक आम इंसान देख ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अघोरी वो होता है जिसके पास काफ़ी सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं जिनसे वो मनचाही चीज़ें करवा सकते हैं। क्या दोस्तों ये सच्चाई है? क्या असल में अघोरी ये सब चीज़ें करते हैं? क्योंकि दोस्तों, कुछ इन्हीं सब चीज़ों से, कुछ ऐसी ही अघोरियों की शक्ति से कैसे एक परिवार एकदम उजड़ गया। आज की कहानी मुझे भेजी है ऋषि ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ ऋषि की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और दोस्तों, आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो तब का था जब मेरी उम्र 21 साल थी। आज तो मेरी उम्र 38 साल हो गई है, लेकिन ये किस्सा जब घटा और जिस तरीके से घटा वो सच में बहुत ही भयानक था। दरअसल पहले दोस्तों, मैं अपने परिवार के साथ एक दूसरे शहर में रहा करता था और जिस गली में मैं रहता था उस गली के शुरुआत में एक मकान था जिसमें एक मेरा दोस्त रहा करता था जिसका नाम पिंटू था। दरअसल दोस्तों, मैं उस परिवार के बारे में बताऊं तो 2 मकान थे जो बिल्कुल आजू बाजू में थे। एक मकान में पिंटू रहता था अपने परिवार के साथ, जिसमें उसके पापा, उसकी मम्मी और इकलौता लड़का पिंटू। और उसी के बिल्कुल बगल में पिंटू के ताऊजी रहते थे, जिनमें पिंटू के ताऊजी, ताई जी, उनका एक लड़का और एक लड़की। पिंटू के पापा की थोड़ी तबीयत खराब रहती थी क्योंकि उनकी एक किडनी खराब थी। लेकिन दोस्तों, ये परिवार कोई आम परिवार नहीं था, जो परिवार बिल्कुल मिलजुल के रहता हो, नहीं। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा परिवार था जिनमें आए दिन कलेश होते रहते थे। दरअसल दोस्तों, उन परिवारों में ज़मीन और जायदाद को लेकर बहुत कलेश होते थे। यकीन करें दोस्तों, एक हफ्ते में करीब वो परिवार 2 से 3 दिन तो लड़ते ही रहते थे, जिस चीज़ के चक्कर में कई बार गली वालों ने उन दोनों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनके कलेश कभी ख़त्म नहीं होते थे। पिंटू से मेरी बातचीत होती थी तो वो यही बताता था कि यार, ताऊजी ने जीना हराम कर रखा है। दरअसल वो ये बताता था कि जब पिंटू के दादाजी जिंदा थे, वो तभी जो इनकी गांव में ज़मीन थी उसका बंटवारा दोनों भाइयों के नाम कर गए थे, जिसमें से एक हिस्सा ताऊजी को मिला था और एक पिंटू के पापा को। और दोस्तों, जिस घर में आज रहते हैं वो पहले एक ही घर था, लेकिन पिंटू के दादाजी जैसे ही ख़त्म हुए, उनके ख़त्म होने के तुरंत बाद इस घर में भी 2 हिस्से हो गए, जिसमें से एक हिस्से में पिंटू के ताऊजी रहते हैं और एक हिस्से में पिंटू रहता है। लेकिन दोस्तों, गांव की ज़मीन के बंटवारा होने के बाद भी पिंटू के ताऊजी पिंटू के पापा की ज़मीन पर थोड़ा अपना हक जताते थे, जिसके चलते पिंटू के पापा और पिंटू के ताऊजी में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। वो कहते थे कि इस ज़मीन पे भी मेरा हक है, लेकिन पिंटू के पापा इस चीज़ पे कभी भरोसा नहीं करते थे और आए दिन इसी चीज़ के चलते उन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। दरअसल दोस्तों, पिंटू के पापा की तबीयत खराब रहती थी तो वो इतना बढ़ चढ़ के बोल नहीं पाते थे। पिंटू छोटा था तो वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पिंटू के ताऊ बहुत ज़्यादा बोलते थे। कई बार तो हाथापाई होते होते रह गई थी, लेकिन मुंह ज़बानी बहस आए दिन होती रहती थी। पिंटू और मेरी जब भी बात होती तो पिंटू यही बताता था कि यार, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है मेरे ताऊजी ने, आए दिन आके लड़ते हैं। मेरा तो मन करता है कि जैसे मैं अपने ताऊ पे हाथ उठा दूं, लेकिन मैं उसे समझाता था कि यार, तू छोटा है, तू ये सब काम मत कर, ये हमारे काम नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि दोनों को समझाने की, लेकिन पिंटू यही कहता था कि यार, हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन समझने को राजी ही नहीं है वो। कई बार तो ऐसी ऐसी बात करते करते पिंटू इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता था कि उसके मुंह से गालियाँ तक निकलने लगती थी। मैं उसे शांत कराता तो कहता था कि तू शांत हो जा, ये सब चीज़ें तू गुस्से में बोल रहा है, तू चुप रह। लेकिन दोस्तों, सच में पिंटू इन सब चीज़ों से बहुत जूझ रहा था, क्योंकि घर में अगर आए दिन कलेश होते हैं तो खुशियाँ कभी आ ही नहीं सकती। कई बार तो दोस्तों, जब पिंटू और मैं साथ में बैठकर बात करते थे तो पिंटू ने ये तक भी बोला कि कहीं मैं इसको मार ना दूं, कहीं मेरे हाथ से कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसका पछतावा मेरे और मेरे परिवार को सारी ज़िंदगी रहे। मैंने कहा कि ये कभी नहीं करना है। मैं उसे हमेशा समझाता था, जब भी मेरे को समय मिलता था, मौका मिलता था, मैं हमेशा उसे समझाता था कि कभी भी तू गुस्से में ऐसा गलत काम मत करियो। लेकिन दोस्तों, ये बात ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। दरअसल दोस्तों, किसी ने
पिंटू को ये बताया कि जिस शहर में हम रहते थे उस शहर में एक पहले शमशान घाट हुआ करता था, वो अब बंद हो चुका है। अब वहाँ पर कोई भी अंतिम क्रियाएं नहीं की जाती थी। लेकिन उस शमशान घाट में एक अघोरी रहते थे और ये बात काफ़ी सारे लोग आस पड़ोस के जानते थे। तो किसी ने ये पिंटू को बताया कि तू उन अघोरी के पास जा और वो तेरी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। और ये बात सुनकर अपनी परिवार की समस्या को लेकर पिंटू उन अघोरी बाबा के पास गया, उनसे कुछ बातचीत करी, उनसे अपनी समस्या के हल के लिए बोला। तो उन अघोरी बाबा ने पिंटू को यही बताया कि तू 2 दिन बाद आना, तब मैं तेरे से बात करूँगा। ये सारी जब चीज़ें हो गई तो पिंटू ने मेरे घर पे आके मुझे बताया कि यार मेरे को किसी ने बताया था कि उस शमशान घाट में जो अब बंद हो चुका है वहाँ पे एक अघोरी बाबा बैठते हैं, तो उनसे जाके मिल, वो तेरी समस्या का समाधान करेंगे। उसने मुझे बताया कि उन्होंने मुझसे 2 दिन बाद आने के लिए बोला है। मैंने उससे तुरंत ये बोला कि भाई तू इन चीज़ों में मत पड़, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तू इन चीज़ों में जाएगा तो और फंस जाएगा। लेकिन पिंटू यही कहता था कि यार मैं और क्या करूँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं कैसे अपने परिवार को इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाऊँ। मैंने कहा कि यार थोड़ा समय दे, क्या पता चीज़ें अपने आप सुधर जाएं, लेकिन तू इन सब चीज़ों में मत जा, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। उसने तब तो मेरे मुंह पे कह दिया कि हाँ तू सही कह रहा है, लेकिन उसकी मन की मैं नहीं जानता था। दरअसल दोस्तों उसके बाद मुझे पिंटू गली में ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। एक दिन मैं जब उसके घर के सामने से गुजर रहा था तो वो मुझे दिखा, तो मैं उसके पास गया। मैं पिंटू के पास बैठा और मैंने उससे पूछा कि क्या हाल चाल है। तो उसने मेरे को नॉर्मली जवाब दिया और कहा कि सब ठीक है। मैंने उससे पूछा कि तू गया था क्या उनके पास, अघोरी के पास? तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं यार मैं नहीं गया। मैंने कहा कि चल ठीक है यार, वहाँ जाना वैसे भी बेकार है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। उन्होंने कहा हाँ यार तू ठीक कह रहा है। थोड़ी बहुत बातचीत हुई और उसके बाद फिर मैं अपने काम से निकल गया। लेकिन दोस्तों उसके कई दिनों बाद तक भी मुझे पिंटू दिखाई नहीं देता था। वो ज़्यादातर अपने घर में ही रहता था। लेकिन दोस्तों उसके आने वाले 1 महीने के बाद वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी। दरअसल दोस्तों पिंटू के घर के बगल में जो उनके ताऊजी का घर था, वहाँ पे तो मानो जैसे किसी की नज़र लग गई। 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे 3 बड़ी घटनाएं घटी। दरअसल दोस्तों अचानक ही पिंटू के ताऊजी की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें रात ही अस्पताल में लेके जाना पड़ा। 2 दिन वो अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन उनको डॉक्टर भी बचा नहीं पाए और 2 दिन के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। न जाने ऐसी क्या बीमारी आई कि 2 दिन के अंदर अच्छा खासा इंसान खत्म हो गया था। और दोस्तों इस बात को बीते ज़्यादा दिन ही नहीं हुए थे कि दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर अंदर पिंटू की ताई जी वो भी ख़त्म हो गई। कहा जा रहा था कि वो पिंटू के ताऊजी के मरने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके चलते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दोस्तों क्या वजह थी क्या नहीं किसी को नहीं पता। दोनों अच्छी खासी सेहत से एकदम स्वर्ग सिधार गए। ये क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन इतनी जल्दी एक घर में 2 मौत हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल वहाँ हो चुका था। और दोस्तों बस बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद जब पिंटू के ताऊ का लड़का अपनी माँ की अस्थियाँ गंगा में बहाने जा रहा था तो दोस्तों रास्ते में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया और दोस्तों वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। यानी कि दोस्तों एक परिवार में 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोग 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गए। अब उस परिवार में बची केवल पिंटू के ताऊजी की लड़की और 3 लोग ख़त्म हो चुके थे। ये सारी चीज़ें 1 महीने के अंदर ऐसे घटी कि ना जाने क्या ही हुआ हो। मोहल्ले वाले सोचते रह गए, समझते रह गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या गया। दोस्तों एक दिन ऐसे ही जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पिंटू अपने घर के बाहर दिखा। वो उनके घर में नहीं गया था, वो बैठा हुआ था। तो मैं उसके पास गया और मैं बैठ के बात करने लगा। मैंने जिक्र किया कि यार तेरे ताऊजी के घर में इतनी बड़ी विपदा कैसे आ गई, मतलब इतनी जल्दी 3 लोग ख़त्म हो गए। तो दोस्तों वहाँ से पिंटू का जवाब एक हंसते हुए लहजे में आया, तो क्या हुआ, इंसान जैसा करता है वैसे ही भरता है। मैंने कहा यार तब भी पर 3 लोग इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकते हैं यार, ये तो कुछ गड़बड़ होगी ना। उसने बोला कि भाई तू क्यों फिक्र कर रहा है, भगवान जैसा जिसको चाहेगा वैसी तो मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों पिंटू बोलने लगा कि तू घबरा क्यों रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, जिसको जैसा होना था वो हो गया, तू छोड़। कि दोस्तों फिर मैं कुछ नहीं बोला और मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहा। कि तभी दोस्तों पिंटू बोला कि चल तुझे मैं एक चीज़ बताता हूँ। और वो मुझे अपने घर के ऊपर छत पे लेकर गया। छत पर कोई नहीं था, दोपहर का समय था, हल्की धूप थी। तो मैं उसके साथ ऊपर गया
और वहीं दीवार के कोने में हम दोनों खड़े हो गए। पहले तो वो मुझसे नॉर्मल बातें करने लगा कि तभी उसने मुझसे बोला कि देख, मैं तुझे यार एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिसे तू किसी को भी मत बताना। मैंने कहा कि क्या हुआ? उसने बोला कि देख यार, मुझसे वादा कर, तू किसी को नहीं बताएगा। मैंने कहा कि चल ठीक है, मैं तेरे से वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। उसने बोला कि ये सारी चीज़ें जो मेरे ताऊ जी के घर में हुई है ना, इसके कारण मैं ही हूँ। मैं चौंक गया और मैंने उससे बोला कि तू क्या कह रहा है भाई? उसने बोला कि इन सब चीज़ों की असल वजह मैं ही हूँ। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि अब ध्यान से सुन। उसने मुझे बताया कि याद है तुझे, मैंने एक अघोरी के बारे में तुझे बताया था। मैंने कहा मुझे याद है। तो कह रहा कि उसने मुझे 2 दिन बाद बुलाया था ना, मैंने तुझे बताया था। मैंने कहा, तो कहा कि मैं गया था। मैंने तुरंत उसे छूटते बोला कि यार तूने तो मुझसे मना किया था कि मैं नहीं गया। तो उसने मुझसे बोला कि भाई मैंने तुझसे झूठ बोला था, क्योंकि मैं वो असल बात किसी को बताना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, उसने मुझे एक ऐसा किस्सा बताया जो सच में बहुत ही भयानक था। उसने मुझे बताया कि 2 दिन बाद जब मैं उस अघोरी के पास गया तो मैंने उसे फिर बताया कि मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्याएं चल रही हैं और मेरे ताऊ जी ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ कर रखी हैं। मैं बहुत परेशान हो गया और इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहता हूँ। तो उस अघोरी ने मुझसे बोला कि तेरी ये क्या, तेरी सारी समस्याओं का समाधान तुझे मिल जाएगा, लेकिन एक छोटा सा काम तुझे करना पड़ेगा। मैंने बोला कि क्या? उसने बोला कि देख, आने वाली है अमावस्या। अमावस्या को ज़्यादा दिन नहीं थे। उसने बोला कि इस अमावस्या पे मैं तेरी सारी समस्या का समाधान करा दूंगा, लेकिन एक चीज़ है जो हमें करनी होगी। मैंने उससे पूछा कि क्या करेंगे? उसने बोला कि मेरे को एक इंसान की लाश चाहिए। ये चीज़ें सुनकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर पिंटू ने उस अघोरी से पूछा कि उस लाश का क्या करोगे? उसने बोला कि देख, अगर तू इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता है तो तुझे ये सारी चीज़ें जड़ से ख़त्म करनी होगी, और ये जड़ से तभी ख़त्म हो सकती हैं जब तू उन सारी समस्याओं को एकदम मार दे, यानी कि तू अपने ताऊ जी के परिवार को एकदम ख़त्म कर दे। एक समय तो पिंटू थोड़ा डरा, लेकिन उसने बाद में बोला कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो उसने बोला कि इसीलिए तो मुझे लाश की ज़रूरत है। मैं उस लाश के अंदर एक आत्मा का प्रवेश कराऊंगा जो तेरी सारी बातें मानेगी, तेरी सारी बातें मानेगी, और उसके चलते तू अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। पिंटू ने बोला कि मैं लाश कहाँ से लेके आऊँगा, मेरे को तो पता भी नहीं ये सब कहाँ मिलती है। तभी अघोरी ने बोला कि तू छोड़, मैं लाश का इंतज़ाम कर लूँगा, बस तू एक बड़े बकरे का इंतज़ाम करके मेरे को लाके दे। पिंटू ने बोला कि ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन अघोरी ने बोला कि याद रख, अमावस्या के दिन तुझे यहाँ पे उस बकरे को लेकर आना है। तू अपनी ज़बान पे रहेगा, तू पलटेगा नहीं। पिंटू ने कहा कि ठीक है। और दोस्तों, उसके ठीक अमावस्या वाले दिन पिंटू एक बकरे को लेकर उस शमशान घाट में उस अघोरी के पास गया, और वहाँ पे जब वो गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक इंसान की लाश रखी हुई थी। जी हाँ, वो अघोरी के सामने रखी हुई थी, और वहाँ पे अघोरी ने अपना सारा सामान रखा हुआ था। ये चीज़ देखकर पिंटू थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन पिंटू तब भी वहाँ पे गया। पिंटू ने वो बकरा उनके सामने रखा। अघोरी ने पिंटू को अपने बगल में बैठा और उससे पहले बोला कि देख, तुझे डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए तेरे सामने, कैसी भी चीज़ आए, लेकिन तू घबराएगा नहीं, यहाँ से उठ के भागेगा नहीं। अगर उठ के भागा तो तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। पिंटू ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। और दोस्तों, उसके बाद अघोरी ने अपनी क्रियाएँ, अपनी साधनाएँ करनी शुरू करी। काफ़ी देर तक वो कुछ ना कुछ करता रहा। और दोस्तों, उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने एक बड़े से चाकू से उस बकरे की गर्दन मेरे आंखों के सामने काट दी, यानी पिंटू के आंखों के सामने। और दोस्तों, इस चीज़ों को देखकर पिंटू घबरा रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। उसके बाद वो वापस अपनी जगह बैठ गया और अपनी साधनाएं फिर से शुरू कर दी। मैं दोस्तों उस मरे हुए इंसान को, यानी उस लाश को देख रहा था कि आखिरकार इसमें ऐसा होगा क्या। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद अघोरी ने मुझसे बोला कि अब तेरा एक ज़रूरी काम है। मैंने उससे बोला कि क्या? उसने बोला कि तू अपना अंगूठा ज़रा सा काट ले और एक बूंद खून की इस लाश के होंठों पर गिरा दे। ये बात सुनकर मैं घबराया और मैंने बोला कि मैं ये कैसे करूं? उसने बोल, घबराता क्यों है, मैं हूं ना। उसने अपने अंगूठा ज़रा सा काट लिया और उसकी एक बूंद उस मरे हुए इंसान के होंठों पर गिरा दी। और दोस्तों, थोड़ी समय बाद पिंटू के सामने ही वो इंसान जो मरा हुआ था, उस इंसान के अंदर जान आ गई। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान मरा हुआ था, उस इंसान के अंदर कुछ भी जान नहीं थी, लेकिन उस अघोरी की क्रियाओं से, उसकी शक्तियों से उस मरे हुए इंसान के अंदर जान आ गई थी।
ये सारी चीज़ें देखकर पिंटू बहुत घबरा गया। वो डरने लगा, उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन अघोरी बोला, तू घबरा मत, अब ये तेरा चेला है, अब जो तू कहेगा ये वो करेगा, तेरे लिए हर एक चीज़ करने को ये राज़ी है। उसने बोला, बोल तुझे इसे क्या करवाना है। तो दोस्तों मैं पहले घबराया, फिर मैंने उससे जाके बोला कि मैं अपने परिवार में खुशियाँ लाना चाहता हूँ। मेरे ताऊजी ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, तुम जाओ और मेरे ताऊजी का परिवार एकदम उजाड़ दो। और दोस्तों इतना ही कहते ही वो इंसान जो पिंटू के सामने पहले मरा हुआ था, जिसके अंदर बाद में जान आ गई, वो एकदम से गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो एकदम से पिंटू की आंखों के सामने गायब हो गया। और दोस्तों उसके बाद अघोरी ने बोला कि तू जा, अब तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और वो दोस्तों उसके बाद घर आ गया। पिंटू ने बताया कि उसी के थोड़े दिनों बाद से ही ताऊजी के परिवार में दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई और उसी के कुछ समय बाद ताईजी और उनका लड़का ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दोस्तों ये बात जब मुझे पिंटू ने बताई और मैंने उसकी सारी बातें सुन ली, तो यकीन दोस्तों मेरा शरीर कांपने लगा कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ एक ऐसी रूह, एक ऐसी आत्मा जुड़ी हुई है जो बदला ले रही है। यानी ये इंसान तो है ही नहीं, ये तो कोई और ही है, ये तो एक राक्षस बन चुका है। मैं डरने लगा। पिंटू ने मुझे देखा, बोला कि तू मत डर, मैं तेरे साथ थोड़ी कराऊंगा, तू तो मेरा दोस्त है। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर मैं अपने घर निकल आया। अब मैं पिंटू से मिलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो सच में अब कोई इंसान लग ही नहीं रहा था। अब मैं डरता था उससे मिलने के लिए। कई बार वो मुझे बुलाने आता था मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैं उससे नहीं जाता था, कोई बहाना मारकर टाल देता था। लेकिन दोस्तों पिंटू का स्वभाव एकदम बदल गया था कि ये अब उस तरीके का लड़का नहीं रहा जैसे पहले था। कई बार मेरे दिमाग में आया कि एक बार मैं जाकर उसके परिवार वालों को बता दूं कि आखिरकार पिंटू ने ऐसा किया क्या है, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब पिंटू इन्हीं सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता था, तब मेरे को लगा कि मुझे अब ये बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार हिम्मत करके मैं पिंटू के पापा से मिलने गया और मैं उनको ये सारी बातें बताने लगा। वो तो शुरू में मेरी बातों का यकीन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैं जैसे जैसे उनको पूरी बात बताता गया तो वो भी चौंक गए कि आखिरकार उनके लड़के ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि अब क्या करें। मैंने उनसे बोला कि एक काम करते हैं, उसी शमशान घाट में उस अघोरी से मिलते हैं, क्या पता वो कुछ समाधान बताए। तो हम यानी कि मैं और पिंटू के पापा दोनों उस शमशान घाट में उस अघोरी से मिलने गए। हम वहाँ पे पहुँचे तो देखा एक अघोरी वहाँ पे बैठा हुआ था और दोस्तों वहाँ पर मरे हुए जानवर की लाश रखी हुई थी और बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन वो अपनी साधना में लीन था। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो उसने अपनी आंखें खोली और पूछने लगा कि कौन हूँ। पिंटू के पापा ने सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने भी जवाब में बोला, हाँ एक लड़का आया था और वो बोला था कि मैं बहुत परेशान हूँ, जिसके चलते मैंने उसके लिए सब किया है। लेकिन पिंटू के पापा ने बोला कि अब उसे ठीक कर दो, अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो अघोरी का जवाब था वो सच में डराने वाला था। अघोरी ने बोला कि ये कोई मजाक नहीं है। वो क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति अब उस आत्मा को उस लड़के से अलग नहीं कर सकती। उसने बोला ये शक्ति अगर किसी इंसान के साथ जुड़ जाए कि उसको कभी अलग किया ही नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना जोर लगा ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं। और अगर तुम्हें उसको अलग करना है तो सिर्फ यही एक समाधान है कि उस लड़के को अपनी जान देनी होगी, और ये नामुमकिन है। पिंटू के पापा घबरा गए। मैंने बोला कि अंकल आप घबराओ मत, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। और वहाँ से मैं उनको घर लेकर आ गया। मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठा रहा कि पिंटू वहाँ पर आ गया। वो पूछने लगा कि क्या हुआ, आप लोग चुप चुप क्यों बैठे हो। तो पिंटू के पापा ने पिंटू से पूछा कि तूने ये सब किया है। तो पहले तो वो डरा और उसने मेरे को देखा तो मैं भी डर गया, लेकिन उसने बाद में बोला कि हाँ मैंने ये किया है और ये इसलिए किया है क्योंकि मैं उस परिवार से मुक्ति चाहता था, क्योंकि उन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर रखा था। लेकिन पिंटू के पापा को गुस्सा आया, उन्होंने उसको थप्पड़ मारा और बोला कि तुझे ये नहीं करना था। उन्होंने समझाया कि तू जानता नहीं कि तेरे साथ अब क्या होगा। उन्होंने बताया कि अभी हम उस अघोरी से मिलकर आए और उसने बोला है कि ये आत्मा अब तुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी, और ये तभी जाएगी जब तू मर जाएगा। पिंटू वहाँ पे बस चुपचाप बैठा हुआ अपने पापा की बात सुन रहा था। कि दोस्तों मैं वहाँ से उठकर आ गया क्योंकि मैं घबरा रहा था कि पिंटू कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन दोस्तों उसके परिवार वाले उसे काफ़ी समझाते रहे, लेकिन पिंटू समझ नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद उसके परिवार वालों ने उससे बात तक करनी बंद कर दी।
उसको देखना पसंद नहीं करते थे, उससे बहुत अलग रहते थे, जिसके चलते पिंटू का दिमाग अब सीधा हो रहा था। यानी उसे अब बातें थोड़ी समझ में आ रही थी कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया है, जिसके चलते वो कुछ समय बाद उस अघोरी से वापस मिलने गया और बोला कि मुझे अब इससे आज़ादी चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन अघोरी ने फिर वही जवाब दिया कि तू क्या, कोई इसे अलग नहीं कर सकता तेरे से, अगर तुझे आज़ादी चाहिए तो तुझे मरना होगा। ये बात सुनकर वो इतना ज़्यादा डर गया तो वो भाग कर अपने घर आया और अपने पापा से बोला कि मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन उसके परिवार वालों तक ने उसका साथ छोड़ दिया और उसके पापा ने बोला कि जैसे तू उसको अपने साथ लेकर आया था, जैसे तूने एक परिवार को ख़त्म कर दिया, वैसे ही तू इसको झेल, हम नहीं जानते कि अब तेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, ये सब चीज़ें जब पिंटू के साथ होने लगी तो पिंटू घबराने लगा, बहुत ज़्यादा घबराने लगा कि आखिरकार अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब उसकी हरकतें एक आम इंसान की हरकतें नहीं थी। कभी कभी तो लगता था जैसे कोई इंसान जिसको मानसिक दिक्कतें होती हैं वैसी हरकतें वो करने लगा था। और दोस्तों, इसी चीज़ के चलते पिंटू ने एक बार अपने घर की छत से छलांग लगा दी खुद को मारने के लिए। लेकिन दोस्तों, वो मरा नहीं, उसके शरीर में चोट आई, हड्डियाँ टूटी, लेकिन वो मरा नहीं। वो बहुत परेशान हो गया था, वो इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब ये उसके साथ रहें। लेकिन दोस्तों, जो था वो था, वो आत्मा अब उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी। कई बार उसने अपने हाथ भी काटे, लेकिन दोस्तों हर बार वो बच जाता था। बाद में उसको देखता था तो बस वो अपने घर में चुपचाप बैठा रहता था, एक मूर्ति बनकर, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है। और दोस्तों, आखिर में जिस चीज़ का सबको अंदाज़ा था और डर भी था, वही हुआ। दोस्तों, जब इन चीज़ों से उसे पता चल गया कि अब इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, तो दोस्तों पिंटू ने यानी अपनी आत्महत्या कर ली। दरअसल उसने कोई जहर पी लिया था जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। घर वाले सच में उदास थे क्योंकि इकलौता लड़का था, लेकिन उस दिन मैंने उसके पिताजी की आंख से एक आंसू निकलता नहीं देखा। उदास थे लेकिन आंसू एक नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा खासा परिवार तो उसने उजाड़ा ही और खुद को भी तबाह करके वो चला गया। तो दोस्तों, इसके बाद मोहल्ले भर में ये तो था कि पहले इनके ताऊजी का परिवार एकदम नष्ट हो गया, अब उसके बाद अब ये पिंटू भी ख़त्म हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन मोहल्ले भर में किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था कि ये सब जो चीज़ें हुई हैं वो पिंटू की वजह से हुई थी, यानी वो सारी क्रियाएं जो अघोरी ने करी थी उसी की बदौलत। दोस्तों, यही थी कहानी ऋषि की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी अघोरी की क्रियाएं, कोई साधनाएं ऐसी देखी या सुनी है जिसके चलते कभी कोई ऐसी घटना घटी हो? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानी जल्द और डालूंगा। मिलूंगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।